अभी ओवरथिंकिंग के कॉन्सेप्ट में हमें ये द साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरथिंकिंग की शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। अब जैसे कि पहले ये बताया था कि ओवरथिंकिंग का मेन कारण यही होता है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है जो हमारे दिल तक पहुंच जाती है थ्रू द ब्रेन फिल्टर, और हमारे दिल को परेशान कर देती है, दिल को दुखी कर देती है। तो जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफिस में फॉर एग्जांपल मिस शालिनी इज देयर, और एक दिन मैनेजर ऑफिस में आते हैं और ये कहते हैं कि देयर आर मेनी टॉकटिव गर्ल्स इन माय ऑफिस एंड आई डोंट लाइक सच गर्ल्स हु डू अ लॉट ऑफ पीपल प्लीजिंग। तो ये था कमेंट द मैनेजर का। तो अब मिस शालिनी, मैं एग्जांपल दूंगी, जो एक मेंटल ट्रैप, मैंने ऑलरेडी 17 मेंटल ट्रैप्स के बारे में बताया था। इसमें हमारा जो ब्रेन है ये शालिनी को मैसेज देता है कि शालिनी, आई थिंक, just going to the example of personalization, Shalini, I think this what the manager has said, it is directly applicable to you because you yourself are so talkative. So see, the manager is indirectly or directly, whatever it is, he is commenting on you and you are the target. Okay, so this is the thinking error. पहले एक ट्रिगर हुआ, जो स्ट्रेसफुल इवेंट था ये था कि मैनेजर ने डायरेक्टली शालिनी को कुछ नहीं कहा था, बट शी टुक इट एज अ मैटर ऑफ पर्सनलाइजेशन कि ये मेरे लिए ही हो सकता है। सो दिस वाज अ थिंकिंग एरर, इट वाज अ माइंड ट्रैप। अब शालिनी घर जाती है, क्योंकि ये बात उसके दिल पे लग चुकी है, ये उसी बात को एज अ कैसेट रिकॉर्डर कि मैनेजर ने ऐसे कहा, मैनेजर ने वैसे कहा, कई पुरानी बातें जो मैनेजर के साथ ऑलरेडी हो चुकी होंगी, जैसे कि उन्होंने पहले भी कभी शालिनी का कुछ इंसल्ट किया होगा या कुछ और अचीवमेंट के लिए तारीफ किया होगा, तो शी विल थिंक कि उनके माइंड में उस टाइम पे भी ऐसी ही बातें रही होंगी, या उन्होंने जो प्रीवियसली मुझसे जैसे बिहेव किया है कि इसकी वजह से ही होगा या उसकी वजह से ही होगा। शी विल स्टार्ट फैब्रिकेटिंग स्टोरीज, मन घटित कहानियाँ अपने आप आगे आ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट, ओवरथिंकिंग के बाद आता है रीइंफोर्समेंट। एक छोटा सा इशू फिर वो पास्ट और फ्यूचर को मिला के फिर उसे लगेगा कि फ्यूचर डिसीजन है कि नहीं, मुझे इस ऑफिस में काम ही नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन में वही कैसेट रिकॉर्डर चलता रहेगा, ओवरथिंकिंग का जो फिर से जो साइकिल है वही दोहराता रहेगा, रीइंफोर्समेंट होता रहेगा। रीइंफोर्समेंट का एक प्रॉपर एग्जांपल यही है कि जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे गिरा, वो स्नोबॉल पहले एक छोटा सा स्नो का टुकड़ा होता है, वो जैसे जैसे नीचे आता जाता है वो स्नो को और कलेक्ट करता रहता है, तो जब तक वो नीचे आता है वो एक जायंट स्नोबॉल बन गया होता है। इसी तरह ओवरथिंकिंग, छोटे छोटे जो एक स्टेटमेंट को शालिनी ने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रीवियस एक्सपीरियंस से, फ्यूचर एक्सपीरियंस से, फिर जो फ्यूचर प्रॉब्लम से। सो शी हैज ट्राइड टू make a sandwich out of nothing. So this is the way how thinking works, and it leads to reinforcement. It makes it more and more stronger. सो अब सॉल्यूशंस की बात जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बैरियर को या किसी ना किसी एक स्टेप को अगर हम तोड़ दें, या वहाँ पे हम अपने माइंड को थोड़ा ब्रेक दे दें, पॉज करने की एक क्षमता दे दें, या पॉज करने की आदत अगर हम डेवलप कर लें कि अब जैसे कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया, मेरे दिमाग ने दिल तक फिल्टर करके उस बात को पहुंचा दी। अब एज अ काउंसलर या एज अ फैमिली मेंबर, क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर और एज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड, अब मुझे मिस शालिनी को कोई एडवाइस देना होगा या उनको ये बताना होगा कि हाउ टू ब्रेक द साइकिल ऑफ दिस ओवरथिंकिंग, तो कैसे मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। तो पहले तो इस सिचुएशन में
कोई भी जो चीज़ हमें दिल पे लगती है, हमें वो महसूस हो जाता है तुरंत ही, हम रेस्टलेस फ़ील करना शुरू कर देते हैं, सडनली हम किसी से बोलचाल बंद करना शुरू कर देते हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोगों से थोड़ा दूर जाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही हम अगर उदास हो जाते हैं तो हम किसी से बात करना पहले बंद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम थोड़े रेस्टलेस हो जाएँ, फिजेटी हो जाएँ, जिटरी हो जाएँ और दूसरों से बात करना बंद कर दें और हमें लगे कि हमें कुछ तो है जो दिल पे लग चुकी है चीज़ और हम उदास हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हमने एक पॉज़ लेना चाहिए। थोड़ी देर का ही सही, बिज़ी शेड्यूल में थोड़ी देर का ही सही एक पॉज़ ले लें, लंबी साँसें लेना शुरू कर दें। 2-3 मिनट के लिए अगर हम डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें, देयर आर डिफरेंट डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हम अपने क्लाइंट्स को भी सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ा अपने बॉडी पे कंट्रोल पा लेते हैं, अपने माइंड पे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल पा लेते हैं। फिर एक्सेप्ट द सिचुएशन, अगर हम उस सिचुएशन को जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर ले या एंड एक्नॉलेज द प्रॉब्लम कि हाँ, जो प्रॉब्लम है वो मैं एज इट इज़ फील करना चाहती हूँ। जैसे कि मैनेजर ने जब वो बात कही वो मेरे दिल पे छू गई, यस, मुझे दिल पे लगी वो बात, लेकिन उस टाइम पे मुझे क्या हुआ, उस टाइम पे मेरे परसेप्शंस क्या थे, उस टाइम पे मेरे सेंसेशंस क्या थे बॉडी में। मुझे गुस्सा आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जाके उसको एक मुक्का मार दूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं जाके उसको एक चांटा मार दूँ, मैं बहुत गुस्सा थी या मैं बहुत नाराज़ थी या मुझे बहुत रोना आया। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेंसेशंस दैट हैपेंड इन माई बॉडी। उस टाइम पे मेरा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया या उस टाइम पे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उस टाइम पे मैं आग बबूला जैसे फील कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आँखों से अभी आंसू आ जाएंगे या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ये कौन से जो बॉडीली सिम्टम्स हैं या जो सेंसेशंस हैं उस टाइम पे कौन से सेंसेशंस मेरे बॉडी में आए। अगर हम उनको जान ले तो हम अपने प्रेजेंट से दूर नहीं जाएंगे। जब हमें ये पता चल जाएगी ये कौन से सेंसेशंस हैं जो हमें उस टाइम पे जब वो फीलिंग आया तब महसूस हुए, तब हम अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में रखने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम कौन सा मेंटल ट्रैप है जिसने मुझे इतना उदास कर दिया। अब जो 17 मेंटल ट्रैप्स हमने सीखे थे, मैंने बताया था 17 मेंटल ट्रैप्स के बारे में, जिसमें हमें बॉडी जो हमारा दिमाग है वो हमारे बॉडी को सेफ रखने के लिए या ताकि एक कंफर्ट जोन में रखने के लिए थोड़े 17 मेंटल ट्रैप्स हमारे आगे रखता है, जिससे कि हम थोड़ी देर के लिए या इन द लॉन्ग रन हम थोड़े लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएं ताकि हमें कम से कम डेंजर्स फेस करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से जो होता है तो हम ये जाने कि कौन सा मेंटल ट्रैप है जो उस टाइम पे मेरे सामने आया था। तो अगर मिस शालिनी के एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो उसमें पर्सनलाइजेशन था। उसमें मैनेजर ने कहीं डायरेक्टली मिस शालिनी का नाम नहीं लिया था, वो एक रैंडम स्टेटमेंट था कि सारी लड़कियां टॉकेटिव हैं और यानी ही डजंट लाइक सच गर्ल्स। तो अब मिस शालिनी अगर वो समझने की कोशिश करें तो शी टुक इट वेरी पर्सनली, दो इट वाज नॉट मेंट फॉर हर। तो इसमें शी कैन जस्ट हैव अ डायरेक्ट internal dialogue with her brain, with her own mind, in which she can hear her inner voice too, instead of getting her voice drowned in the external voice. तो इसमें अपने inner voice को वो थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। उसमें conversation में she can challenge, she can question her own thoughts कि कौन सा ऐसा situation में ऐसा लगा कि that statement was meant for her, या ऐसा कौन सा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें दिमाग को ऐसा लगा कि दिस स्टेटमेंट वाज फॉर द मैनेजर डायरेक्टली टारगेटेड मिस शालिनी। तो जब हम अपने ब्रेन को या अपने सेंसेशंस, परसेप्शन को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, सो एट दैट टाइम मोर देन हाफ द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड। Then the problem is we don't try to confront and the mind runs with random thoughts. The moment we try to confront the
mind, then more than half the problem is over, and then we are more towards a solution. So once we challenge the situation, then we have, like, we have already changed the perception about the manager. So if, maybe she comes to a conclusion that in the past nothing such has happened, and it was just a random comment which was not meant for her. Maybe, like, she can also think like the manager is in a superior position. He is having that authority to even directly confront Shalini and just say that you are such a talkative girl and I don't like this behavior. He has that position, but if he is not saying that directly, targeting to you, that means it's a fabricated story that is only in your mind. So such negotiations with the brain, or such talks with the inner voice of your own mental makeup, can help a long way in the in handling such problems. Then you have, like, once you change the perception, then you can reframe the entire story, and you can feel that you are more in control of yourself. You can say that you are now living with a more realistic thought than with a fabricated thought. Then, coming to the conclusion, last but not the least, I would like to say, like, overthinking is like having a good car with a functional engine, but this car is not going anywhere because it is having the 4 flat tires. So overthinking is also like that. It's very important कि हम ये decide कर लें कि are we doing some productive thinking or non productive thinking. प्रोडक्टिव थिंकिंग क्या होता है, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग और किसी प्रोडक्टिव एक्शन की तरफ लेके जाए, और नॉन प्रोडक्टिव थिंकिंग यही होता है कि जिसमें हम सिर्फ सोचते रहते हैं और हम किसी एक्शन तक नहीं पहुंच पाते. जैसे कि एग्जांपल, अगर मुझे कोई स्टार्टअप शुरू करना है, मैं उसके बारे में सोचती रहूँगी, मन घटित कहानियाँ बनाती रहूँगी. फिर मुझे लगेगा कि नहीं, यहाँ से तो मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है. सो विदाउट एनी एक्शन इट इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव थिंकिंग. और इसके बाद जो सपोर्ट सिस्टम हमारे आसपास अवेलेबल हैं, जैसे कि टेकिंग हेल्प फ्रॉम ओन एंड नियर वंस, जो हमें समझते हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं, उनसे बात करना या अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करना. तो इससे क्या होता है कि वी ट्राई टू सोशलाइज एंड वी ट्राई टू गेट सॉल्यूशंस फ्रॉम पीपल ऑल्सो. इन कंक्लूजन, मैं अपने क्लाइंट्स को यही बताती हूँ लास्ट में कि जैसे कि फीमेल्स अपने पास एक मेकअप किट रखते हैं जिसमें कंसीलर होता है या ब्लश होता है, लिपस्टिक होता है, लिप ग्लॉस होता है, वैसे ही हमेशा हमारे पास एक टूल बॉक्स रेडी होना चाहिए जिसमें एक जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप, फिर सेल्फ केयर और सेल्फ एस्टीम का जो कंपार्टमेंट है वो हमेशा फुल होना चाहिए, और हमें इसे रेजुविनेट करना चाहिए, और इससे हमारा लाइफ थोड़ा बेटर हो सकता है. और अब मैं लास्ट एक शायरी के साथ ये कंक्लूड करना चाहूँगी. साहिर लुधियानवी की एक बहुत फेमस कविता है जो है, तारुफ रोग बन जाए उसको भूलना बेहतर, तालुका बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. इससे हमें पता चलता है कि दिल पे बातों को नहीं लेना चाहिए, बात को बस हम दिमाग तक रखें, दिल पे नहीं लेना चाहिए. जो रिश्ते हमसे ना संभले जाए, जो हमें बीमार कर दे, जो आइडेंटिटी, जो परिचय हमें बीमार कर दे, जिससे हमारा कोई दूर दूर का नाता नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ना और तोड़ना ही बेहतर है. एंड दिस टीचेस द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिससे कि हमारे दिल पे कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा, तो दिमाग भी हमें मदद करेगा टू लीड अ बेटर लाइफ. थैंक यू.